सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान। खदंगे उस्मानी किस्त नंबर 10। ताजिर को जिक्रिया की बातें बहुत अच्छी लगी। इसके साथ खानदान के और लोग भी थे और ये सारे ही ताजिर थे। जंगी माहौल ने उनका कारोबार बहुत मुतासिर किया था। वो ईरान से सामान तजारत लाकर तुर्की के शुमाली और मगरबी इलाकों में निकल जाते थे और वहाँ से खूब कमाते। अब सुल्तानी अफवाज ने इनके कारोबार ठप करके रख दिया था। ताजिरों के शिकवा शिकायत से मुतासर होकर जिक्रिया ने अपनी रुदात सुनाई। इसने ने बताया कि वो सिवास के एक जागीरदार का बेटा है और सुल्तान सलीम इसके बाप पर यह दबाव डाल रहा था कि वो अपने इलाके से सुल्तान के आदमी भर्ती करे, जबकि नाम निहार जागीरदार सुल्तान की जाबिराना कोशिशों में इसका साथ नहीं देना चाहता था। चुनांचे वो अपने बाप से इजाजत लेकर चंद दिनों के लिए सिवास से फरार हो गया है। जब सुल्तान आगे ईरान की सरहद तक पहुंच जाएगा तो जिक्री अपने घर वापस चला जाएगा। ताजरों की चौपाल में जिक्री उसके साथियों की शानदार ज़ियाफत हुई और ज़ियाफत के बाद इलाके रक्सो मौसीकी का एहतमाम हुआ। खानदान के बुजुर्गों ने इन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि इनकी लड़कियां इनमें गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगी थी। ताजिरों की कुनीजों ने मेहमानों को अपने बेहतरीन रक्स और गीतों से बहुत महसूस किया। निस्फ रात तक ये महफिल जमी रही। इसके बाद लोगों को नींद आने लगी। जिक्री उसके साथियों को एक पूरा मकान दे दिया गया, उसमें बिस्तर लगा दिए गए और मेजबान शब बखैर कहकर अपने अपने ख्वाबगाहों में घुस गए। जिक्रिया जिस मकसद के लिए आया था इसको एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया। इसने अपने साथियों से कहा, हमारे मेजबान ज्यादा लायक एतबार नहीं, हमें इनसे होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ताजिर के अलावा भी कुछ है। रात के पिछले बार जबकि सुबह से ज्यादा दूर नहीं थी, किसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर चर्बी के चिराग जल रहे थे और इनकी मध्यम रोशनी और रात के सन्नाटे ने माहौल को पुरस्कार बना रखा था। जिक्रिया का एक साथी उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन जिक्रिया ने हाथ के इशारे से रोक दिया और अपने पास बुलाया। इतनी देर में दोबारा दस्तक दी गई। जिक्रिया ने अपने साथी के कान में कहा, रात के पिछले पैर की दस्तक बड़ी मायने खेज होती है, इसलिए दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी बार फिर दस्तक दी गई और किसी ने बाहर से आवाज दी, सिवास की जागीरदार है, दरवाजा खोल, तुझसे चंद जरूरी बातें करनी है। जिक्री अपने साथी को लेकर दरवाजे के पास चला गया और खुद एक स्टूल की आड़ में छुपकर साथी से कहा कि दरवाजा खोल दो। दरवाजा जैसे ही खुला, मकान में 3 आदमी दाखिल हुए। उन्होंने जिक्रिया के साथी से पूछा, तेरा दोस्त जागीरदार कहाँ है। जिक्रिया ने खाली हाथ देखा तो इत्मीनान हुआ और इनके सामने पहुंचकर पूछा, दोस्तों क्या बात है। एक ने आगे बढ़कर जिक्रिया के कंधे पर हाथ रख दिया और चिराग की तरफ ले जाते हुए कहा, नौजवान जरा इधर चिराग की तरफ चलो, वहाँ तुमसे चंद जरूरी बातें करना है। जिक्रिया का माथा ठनका। इसने खतरे की बू सूंघ ली थी। पूछा, चिराग की तरफ जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें जो बात करना है यही इस जगह कर लो। इसने जवाब दिया, यहाँ नीम तारीकी में बातें करके मजा नहीं आएगा। रोशनी में इसका भी इम्कान है कि हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देखकर बातें करें और ये भी मुमकिन है हम दोनों आपस में सूरत आशना निकल आए। जिक्रिया घबरा गया, लेकिन तुम मुझे किस तरह पहचान लोगे। मैं सिवास के जागीरदार का बेटा और तुम लोग ठहरे ताजिर, दोनों में कोई कदर मुश्तरक है ही नहीं, फिर एक दूसरे से मुतारिफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस शख्स ने कहा, नौजवान पिछले 30 साल सिवास के जागीरदार के पास तजारती सामान लेकर गया था। वहाँ मैंने उनके बेटों से भी मुलाकात की थी। मैं इसके खानदान के बेशतर अफराद से वाकिफ हूँ। जिक्रिया ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, तो तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा था। इस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, ये बात भी नहीं, क्योंकि जब मैं सिवास के जागीरदार के अजीजों और रिश्तेदारों से मिल रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि इसके 2 बेटे हैं जो शिकार खेलने गए हैं। मेरा ख्याल है तुम इन 2 में से एक जरूर होगे। अब जिक्रिया की जान में जान आई। फिर से मजीद वजाहत चाहिए, लेकिन दोस्त, तुमने मुझे शाम को और फिर रात को देख लिया होगा, फिर यहाँ पहचानने की कौन सी रस्म बाकी रह गई। उसने कहा, जनाबे वाला, मैं आज रात ही यहाँ वापस आया हूँ। दरअसल 2 माह कबल मैं अशिया तजारत लेकर ईरान का रुख किया था। वह अच्छी फरोख्त का ख्याल था, लेकिन खुदा भला करे सुल्तान का कि वो ईरान पर लश्कर कशी का कतई इरादा कर चुका है और वो मुँह में कामयाब और कामरान रहेगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। जिक्रिया की जान में जान आई और अपने मुखातिब के साथ चिराग की तरफ चला गया। दोनों एक दूसरे को बगौर देखते रहे। इस शख्स के दोनों साथी भी चिरागी के पास चले गए। जिक्रिया ने भी इन दोनों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं सका क्योंकि तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसको पहले देखा हो। जिक्रिया को जब ये इत्मीनान हो गया कि तीनों ताजिर इस पर किसी किस्म का शक नहीं कर रहे तो इसने तीनों से कहा, हाँ जनाब, इतनी रात गए आप तीनों की तशरीफ आवरी का मतलब। एक ने जवाब दिया, सिवास के जागीरदार के बेटे। क्या ये तू जानता है कि जागीरदारों के बेटे किस किस्म के हुआ करते हैं। और ये कि सिवास के जागीरदार ने अभी तक शादी नहीं की, फिर ये इसके बेटे कहाँ से आ गए। जिक्रिया सरपटा गया, बोला, मेरा इससे ही मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हें झुटलाऊं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इंसान को उस वक्त झूठ बोलना चाहिए जब इसको यकीन हो जाए कि वो जिस शख्स के सामने झूठ बोल रहा है वो इससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं। एक ने कहा, तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि हम तीनों तुमसे जरा भी वाकिफ नहीं। जिक्रिया ने जवाब दिया, शायद ये बात भी दुरुस्त हो। इन तीनों में से एक शख्स इन दोनों के पीछे हटाकर जिक्रिया के सामने जा खड़ा हो पूछा, नौजवान, तुम एक बात तो बताओ। जिक्रिया ने कहा, पूछो। एक नहीं 10 बातें पूछो।
میں جواب ضرور دوں گا۔ اس شخص نے ایک بار پھر ذکریہ کو غور سے دیکھا، اس کے بعد کہا، اگر میں یہ کہوں کہ تو سیواس کے جاگیردار کا لڑکا نہیں ہے تو کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ ذکریہ نے جواب دیا، پھر میں دلیلوں کی مدد سے تیرے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دوں گا۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا، شاید تو مجھے نہ جھٹلا سکے کیونکہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ذکریہ کو ان کی باتوں سے وحشت ہو رہی تھی، چڑ کر بولا، صاحبان میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی یہ کہاں کی شرافت ہے کہ تم تینوں ہمیں رات کے پچھلے پہر خامخواہ بیدار کر دیا۔ ان تینوں نے آپس میں اشاروں میں معلوم نہیں کیا کہا۔ ایک نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں کیا خیال ہے، بات صاف صاف کر لی جائے؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اس شخص نے ایک بار پھر ذکریہ کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے بعد کہا، سیواس کے جاگیردار کے لڑکے ہم اتنے سادہ لوگ نہیں کہ ذکریہ کو بھی نہ پہچان سکیں۔ ہم ذکریہ اس کے ساتھیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ذکریہ کو یوں لگا جیسے وہ بہت ہلکا ہو کر ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پورے وجود میں خوف کی لہر سے دوڑتی محسوس ہوئی۔ آہستہ سے جھٹلانے کی ناکام کوشش کی، کون ذکریہ؟ تم کس ذکریہ کی بات کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، کم از کم میں اس ذکریہ کی بات کر رہا ہوں جو جھیل وان کے کنارے صفی الدین کا مہمان ہوا تھا اور جو صفی الدین کی بیٹی ناہید پر مر مٹا، اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ ناہید کا باپ اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کر دیا گیا اور ذکریہ ناہید کو کچھ بتائے بغیر ہی اس طرح غائب ہوا کہ پھر کسی نے اس کی شکل تک نہ دیکھی۔ ذکریہ کے دل پر آرا سا چل گیا، وہ اندرونی خلیج سے تڑپ سا گیا۔ بے چینی سے پوچھا، دوستو تم معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہو، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ اگر ان باتوں سے تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم اسی وقت یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس شخص نے ذکریہ کا گریبان پکڑ لیا، ذکریہ اب اور بیوقوف نہ بنا، میں صفی الدین کا قوم کا آدمی ہوں، یہ سارے تاجر جن کا تو مہمان ہے صفی الدین ہی کے قوم کے لوگ ہیں۔ میں نے تجھے صفی الدین کے پاس دیکھا تھا لیکن تم مجھ سے واقف نہیں۔ میں نے صفی الدین اس کے گھر والوں سے سنا تھا کہ تو اس کی بیٹی ناہید سے محبت کرتا ہے اور ناہید بھی تجھ سے عشق کرتی ہے۔ جب صفی الدین اور میری قوم کے لوگ تیرے سپاہ سالار سنان پاشا کے آدمیوں کے ہاتھوں ہلاک کر دیے گئے، میں اپنی تاجر برادری کے ساتھ ایران گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا اور اس المیہ کا علم ہوا تو ہم سب بہت روئے۔ اب ذکریہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، فرار کی راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا، پھر اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے یا تیری قوم کے لوگوں نے ہمیں مہمان بنا رکھا ہے، ان سے ان کا مقصد؟ اس نے جواب دیا، ذکریہ پہلے تو میرا نام سن لے، میرا نام خرم زاد ہے۔ پھر اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میرے شریک کار ہیں۔ اصل بات تو یہ کہ رات کو جب میں نے تجھے رقص و سرود کی محفل میں میری مجلس بنے دیکھا تو اس وقت تجھے پہچان لیا تھا۔ میں چاہتا تو اسی وقت تیرا بھانڈا پھوڑ دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سنان پاشا اور تیرے ہاتھوں جو کچھ ہو چکا تھا اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب جبکہ میری پوری برادری سوئی ہوئی ہے، میں خاموشی سے تیرے پاس آ گیا ہوں۔ ذکریہ نے پھر سوال کیا، ان ساری باتوں کا لبے لباب مقصد؟ تو شاید یہ انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ خرم زاد نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ سلطان، سنان پاشا یا تم لوگوں نے میری دغاباز قوم کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں تم سب حق بجانب ہو۔ غداروں اور دغابازوں کو کب اور کس نے معاف کیا ہے؟ ذکریہ کے دل پر اس کی باتوں کا بڑا اثر ہو رہا تھا۔ آہستہ سے پوچھا، ناہید کہاں ہے؟ خرم زاد نے کہا، پہلے میری باتیں سن لو، پھر ناہید کا پتہ بھی بتا دوں گا۔ ذکریہ نے کہا، اب کون سی باتیں کرنا ہے؟ خرم زاد نے جواب دیا، ذکریہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہمیں صفی الدین کی غلطیوں پر ندامت ہے، اب ہم سب سلطان کے وفادار ہیں۔ ہم تم سے چاہتے ہیں کہ جب تک جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں تم لوگ ہمیں اپنے لشکر میں تجارت کی اجازت دے دو، ہم لوگ اور کہیں جانے سے رہے سلطانی عساکری میں تھوڑا بہت کاروبار کر لیں۔ ذکریہ نے کہا، پہلے مجھے سوچنے دو کہ میں کس طرح تمہارا کام کر سکوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ناہید کہاں ہے اور کیا اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ خرم زاد نے جواب دیا، ہمیں اپنے لشکر میں لے چلو، جب میری برادری کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو تیری ذات سے کاروباری فائدہ پہنچا ہے تو وہ تیری احسان مند ہو جائے گی اور اس احسان مندی میں ناہید کو بھی تجھ سے ملا دیا جائے گا۔ ذکریہ نے کہا، صبح ہونے دو، تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا۔ خرم زاد نے سرگوشی میں سوال کیا، جب تو صفی الدین سے ملا تھا تو تیرا جو مقصد تھا اس کا ہر کسی کو علم ہو چکا ہے، لیکن کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس برادری کے لوگوں سے دوبارہ ملاقات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس بار بھی تو اپنے بارے میں وہ نہیں بتا رہا جو ہے، بلکہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ اس بار بھی کوئی اسی نو کا منصوبہ لے کر آیا ہے جو جھیل وان کے کنارے لے کر پہنچا تھا۔ خرم کے اس سوال نے ذکریہ کو حواس باختہ کر دیا، لیکن حاضر دماغی نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ بولا، خرم زاد، تیرے سوال کا جواب پیچیدہ نہیں، ہم لوگ سفر کرتے کرتے پریشان ہو گئے تھے، اس سے سیر و تفریح کا منصوبہ بنا لیا۔ جب اس بستی میں داخل ہوئی تو اس خیال سے اپنی اصل حیثیت بستی والوں پر ظاہر نہیں کی کہ کہیں وہ سلطانی لشکر کی سپاہیوں کی آمد سے خوفزدہ نہ ہو جائیں، اور دوسری یہ کہ بستی کے لوگ معلوم نہیں
सुल्तानी अक़दाम की तायद में है या मुखालफत में। इस तरह मैं अपने असली तारुफ से इन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। खुरमजाद ने सर्द आह भरी, आह मेरी कौम, अब आदमियों को अपने तमाम पेशे छोड़कर महज सिपाही बन जाना चाहिए। हमें भी तजारत से दस्तबरदार होकर अस्करी ज़िंदगी इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सिपाही को जो मुकाम और मर्तबा हासिल है, ताजिर इससे महरूम है। ज़िक्रिया ने जवाब दिया, अगर ये बात है तो तुम लोग अस्करी ज़िंदगी इख्तियार कर लो, मैं सुल्तान से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। खुरमजाद ने कहा, मैं तजारत ही से जिंदा रह सकता हूँ, मेरा तजर्बा, मेरी इज्जत तजारत है। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी से तौबा कर लें और अस्करी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं तो इसमें कोई नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करना होगी और फिलफौर हम इससे इतना हासिल कर सकेंगे कि जितना तजारत से हासिल कर लेते हैं। ज़िक्रिया ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो है। बहरहाल अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अस्करी ज़िंदगी में दाखिल करवा सकता हूँ। खुरमजाद ने इसका शुक्रिया अदा किया। ज़िक्रिया ने जैसे तैसे रात गुजारी। इसका सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया था। अब वो ये सोच रहा था कि इन लोगों को सुल्तानी लश्कर में किस तरह दाखिल किया जाए। ज़िक्रिया अपने साथियों को लेकर अलसुब कैसिया की तरफ रवाना होने लगा, जहाँ साकिर सुल्तानी के खैमे थे। खुरमजाद ने इसे थोड़ी दूर तक पहुंचाकर खुदा हाफिज कहा। ज़िक्रिया ने रुखसत होने से पहले खुरमजाद से वादा कर लिया कि अगर इसने इन ताजिरों का काम कर दिया तो वो ज़िक्रिया से नाहिद की मुलाकात करवा देगा। ज़िक्रिया बड़े पसो पेश में था। इसकी समझ में ना आता था कि सुल्तानी लश्कर में वो किस तरह राब्ता करे कि ये काम हो जाए। वो ये भी जानता था कि सुल्तानी लश्कर को बहुत सी चीज़ें दरकार होंगी जिन्हें ताजिर मुहैया कर सकते होंगे, और बज़ाहिर ये काम इतना मुश्किल नहीं जितना महसूस हो रहा था। ज़िक्रिया उसके साथी अपने अपने घोड़ों पर सवार सुल्तानी असाकिर की तरफ उड़े चले जा रहे थे। दौरान सफर ज़िक्रिया को ये ख्याल भी परेशान करने लगा था कि इसका और उसके साथियों का ताल्लुक सनान पाशा की अफवाज से था, और अब जो वो सुल्तानी असाकिर में जाएगा तो सुल्तान को इस पर सख्त एतराज़ होगा, और ये भी मुमकिन है कि ज़िक्रिया की इस हरकत पर सुल्तानी अताब नाजिल हो जाए। अगर बीच में नाहिद का जिक्र न आ जाता तो शायद इस मामले में इतनी दिलचस्पी भी ना लेता। इसने मीलों दूर से खैमों का शहर देख लिया। यह दूर दूर तक मकानात के आसार नहीं थे। इसने खैमे पर घोड़े की 3 दुमों वाला परचम देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस खैमे की तरफ बढ़ा, क्योंकि इसको मालूम था कि ये परचम किस आला मनसबदार के खैमे पर ही लग सकता है। खैमे के सामने सिपाहियों का पहरा था। इन सिपाहियों ने ज़िक्रिया उसके साथियों को रोक लिया। वो सुल्तानी सिपाह को इसके लिबास और वज़ाकता से पहचान सकते थे, मगर हालत जंग में शनाख्त भी मुश्तबे ठहरती थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? ज़िक्रिया ने सीधा सच्चा जवाब दिया, हमारा तल्लुक सनान पाशा के अफवाज से है। मैं तुम्हारे फौजी सरदार से मिलना चाहता हूँ। एक मुहाफिज ने इन्हें हुक्म दिया कि वो सब खैमे से उस वक्त तक दूर रहें जब तक इन्हें पास आने की इजाज़त न दी जाए। चंद मुहाफिजों ने ज़िक्रिया का रास्ता रोक लिया और एक मुहाफिज अपने सरदार के खैमे में चला गया, और कुछ देर बाद जब वो अंदर से नमूदार हुआ तो एक और शख्स इसके साथ था। ये पाशा के लिबास में था। ज़िक्रिया ने इसको देखा तो चौंक गया और आंखें फाड़ फाड़ के इसे देखने लगा। फिर दौड़ के शख्स से चिमट गया और बेख्तियार बोला, उस्ताद मोहतरम, आप यहाँ कहाँ? ये उस्ताद अरसलान था। इसने भी ज़िक्रिया को अपने सीने से लगा लिया और भराई आवाज में पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मैंने तो ये सुना था कि तुझे सनान पाशा के हवाले कर दिया गया है। ज़िक्रिया ने भी गुलगुरफ्ता आवाज में जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैंने आपको बहुत तलाश किया, लोगों से आपके बाबत सवालात किए, मगर किसी से भी कोई ऐसा जवाब न मिला जिससे मैं मुतमईन हो जाता। उस्ताद अरसलान ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि तू सनान पाशा के हवाले कर दिया गया है? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, हाँ ये दुरुस्त है, मगर इस सवाल से आपका मतलब? उस्ताद अरसलान ने कहा, सुल्तान की बात बिल्कुल पसंद नहीं कि इसके मुलाजिम वहाँ नजर आए जहाँ इन्हें खड़ा कर दिया गया हो। तुझे तो सनान पाशा के आसपास होना चाहिए, वो तुझको यहाँ देखकर बरहम हो जाएगा। ज़िक्रिया ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे अंदर ले चलिए और पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद नसीहतें कीजिए। उस्ताद अरसलान ने ज़िक्रिया के साथियों को बाहर खड़ा रहने दिया और खुद ज़िक्रिया के साथ अपने खैमे में दाखिल हो गया। जब ये दोनों आमने सामने बैठ गए तो उस्ताद अरसलान ने कहा, हाँ ज़िक्रिया, अब अपनी रूदात सुना ताकि इस रूदात की रोशनी में तुझको कोई मशवरा दिया जा सके। ज़िक्रिया ने सारी रूदात सुना दी और आखिर में कहा, उस्ताद मोहतरम, हमें तो मुश्तबे और जासूस साहिबान की तलाश थी, लेकिन हमें मिल गए ताजिर। ये लोग भी सफ़ीउद्दीन के कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इनमें ख़ास सिफ्त है, ये जब भी कभी कोई फैसला कर लेते हैं इससे रूह गुजानी नहीं करते। ये अपने सरों को हथेलियों पर लेकर आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अरसलान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, बस दूसरी बातें करो। ज़िक्रिया ने इसरार किया, उस्ताद मोहतरम, खुरमजाद ने मुझसे वादा कर लिया है कि अगर मैंने पैसे ताजिर इसकी कौम को सुल्तानी असाकिर में घूम फिर कर सामान बेचने की इजाज़त दे दी, वो इसके इव्ज़ मुझे नाहिद से मिलवा देगा। फिर उस्ताद अरसलान ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, नाहिद कौन है? कुछ समझे आप या नहीं? उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, समझा क्यों नहीं, झीलवान के किनारे अब्बास सफ़ीउद्दीन की बेटी तेरी महबूबा, मैं इसका जिक्र सुन चुका हूँ। ये वो लड़की है तूने जिसकी मोहब्बत की परवाह किए बगैर सफ़ीउद्दीन को ठिकाने लगा दिया था, और इसका सुल्तान पर इतना गहरा असर हुआ था कि इसने तेरे इस हज़्म एहतियात का बार बार जिक्र किया।
और लोगों को तेरी मिसाल देकर ये बावर करवा दिया कि मर्द को जिक्रिया की इत्तबा करना चाहिए। जिक्रिया ने दरख्वास्त की, उस्ताद मोहतरम, अगर खुर्रमजाद के हमकुम ताजरों को सुल्तानी असाकिर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए तो मेरा काम बन सकता है, मैं नाहिद तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। उस्ताद अरसलान ने इसको समझाया, जिक्रिया नादानी न कर, तू बार बार नाहिद का जिक्र न कर, क्योंकि जब तूने इसको भुला दिया तो अब इसका जिक्र बार बार क्यों। जिक्रिया ने अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि अभी तक मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं अब भी अपना सब कुछ सुल्तान के हुक्म और अपने नस्बुल ऐन पर कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन जब सुल्तान का हुक्म व नस्बुल ऐन दोनों ही आड़े न आ रहे हों तो मैं नाहिद को किस तरह भुला सकता हूँ। उस्ताद अरसलान कुछ देर के लिए फिर खामोश हो गया, आखिर पूछा, हाँ तो खुर्रम ज़ाद सफीउद्दीन उसके कत्ल हो जाने वाली कौम के बाबत क्या कह रहा था। जिक्रिया ने जवाब दिया, वो हलाक हो जाने वालों को दगाबाज और गद्दार कह रहा था। वो सुल्तान को हक बजानिब करार दे रहा था। वो ये भी कह रहा था कि इसकी कौम के लोग तजारत छोड़कर सुल्तान की ज़ेरे साया अस्करी ज़िंदगी इख्तियार करने को तैयार हैं। उस्ताद अरसलान ने कहा, अच्छा मैं ये करता हूँ कि खुर्रमज़ाद उसकी कौम को यहाँ अपने लश्कर में बुलवा लेता हूँ। मैं इनकी निगरानी करके ये मालूम करना चाहता हूँ कि अपनी कौम को दगाबाज और गद्दार कहने वाला किस हद तक इनका अपना जानिसार और वफादार हो सकता है। जो अपनी कौम का ना हो वो किसी और का किस तरह हो सकता है। लेकिन जिक्रिया को बस एक ही बात याद थी, बोला, उस्ताद मोहतरम, आप मुझ पर एतमाद कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ज्यादा वक्त न लीजिए और खुर्रमजाद की ताजिर कौम को सुल्तानी अफवाज में तजारत करने का हुक्म दे दीजिए। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, जिक्रिया तू अभी तक ना तजर्बाकार है। बहरहाल खुर्रमजाद उसकी कौम के लोगों को मेरे पास ले आ, मैं इनसे बातें करने के बाद कुछ करूंगा, इससे पहले तो मैं वादा तक नहीं करूंगा। जिक्रिया ने इसी वक्त वापस जाने की इजाजत तलब की, जो नहीं दी गई। उस्ताद अरसलान ने इसको रोक लिया, कहा, जिक्रिया तू काफी दिनों बाद मिला है, अब कुछ देर मेरे पास रह। क्या तुझको सुल्तान की बात याद है जो हांडी के उबाल और नौजवान के जोशो फरोश की बाबत कही गई थी। जिक्रिया ने जवाब दिया, जी उस्ताद मोहतरम, मुझे वो बात अच्छी तरह याद है। उस्ताद अरसलान ने कहा, लेकिन अफसोस के तू नाहिद के इश्क में सुल्तान की नजरों से गिरने वाला है। उस्ताद अरसलान ने जिक्रिया से बड़ी बातें की, बहुत खुश था। जिक्रिया इसके मर्तबे और एजाज से बहुत खुश था, बोला, उस्ताद मोहतरम, आप जिस मुकाम पर फाइज हैं इससे मैं बहुत खुश हूँ। उस्ताद अरसलान ने अफसुदगी से जवाब दिया, लेकिन मैंने जिस मनसब या जिस नौ की मनसब की ख्वाहिश की थी, अफसोस कि मैं वो हासिल नहीं कर सका। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा मनसब हासिल कर लूँ जिससे मैं सुल्तान से दूर आज़ादाना जिंदगी गुजार सकूँ। मैं अकामती दर्सगाह के माहौल से तंग आ चुका था, लेकिन सुल्तान ने मुझको सैरुकनी वज़रा में शामिल कर लिया। फिर नजर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, और ये तमाशा तो हर उस शख्स ने देख लिया जो वहाँ मौजूद था कि सुल्तान ने मेरे तल्लों को लहूलुहान कर दिया ताकि मैं इसकी अता करदा वजारत से भाग न सकूं। जिक्र ने आहिस्ता से कहा, सुल्तान आखिर सुल्तान है, इसकी हर बात में एक शान है। उस्ताद अरसलान ने जिक्रिया उसके साथियों को उस दिन खुर्रमजाद के पास नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरे दिन नमाज फजर के फौरन बाद रवाना कर दे। जिक्रिया से कहा, तो खुर्रमजाद को यकीन दिला दे कि मैं इसके सुल्तान से मुलाकात करवा दूंगा और वो जो कुछ चाहता है सुल्तान से इसकी मंजूरी दिलवा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो नाहिद को तुझसे पहले ही मिलवा दे। जिक्रिया चला गया। उस दिन कैसरिया गर्दो गुबार में डूबा हुआ था। तेज हवाओं में धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि जिक्रिया को अपने सामने की 10-20 कदम दूर की चीज भी साफ नजर नहीं आती थी। जिक्रिया के साथी बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी आंखों पर रुमाल डाल लिए थे ताकि आंखें गर्दो गुबार से महफूज रहें।